तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे वाह माधवी भाभी, आज केसर मोदक का प्रसाद। हाँ माधवी भाभी, वो कुमकुम का पैकेट जरा ओपन करके देंगे प्लीज। हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी देती हूँ। गणपति बप्पा मोरया। कोमल भाभी, ये ऑर्केस्ट्रा वाले अभी तक आए नहीं? नहीं। समय की कदर ही नहीं है किसी को। हेलो, अरे कहाँ हैं आप लोग? अरे यहाँ पे आरती का समय हो गया भाई। आप तो जल्दी आइए। हाँ प्लीज। सॉरी सॉरी। अरे मी काय सॉरी म्हणतोय, तू सॉरी म्हण, हे काय केलंस बघ। सॉरी सॉरी। अरे अब क्या डिजाइन बना रही है इस पे? क्या माधवी, तो कुर्ता खराब कर दिया। ये गलती से काम करते वक्त लग गया, सॉरी। कैसे दिख रहा है? किसी का ध्यान नहीं जाएगा, अब चिंता मत करो। लीजिए कोमल भाभी। थैंक यू। कसा काय? पिड़ू इतना बड़ा कुर्ते पे दाग कैसे लग गया यार? वो थोड़ी वो गलती से माधवी के हाथ से कुमकुम का दाग लग गया। कोई हाल नहीं, हो जाता है। हाँ। और भाई भिड़े, कैसे ऐसे ये इतने सफेद कुर्ते के ऊपर कुमकुम का दाग कैसे लग गया? अरे वो लग गया भाई। अरे वो तो मुझे भी दिख रहा है कि लग गया, वही पूछ रहा हूँ कि कैसे लग गया। वो माधवी के हाथ से कुमकुम का गलती से दाग लग गया। ओहो हो, अच्छा अच्छा अच्छा। आओ आओ दर्शन करो। अरे कमावा सेक्रेटरी, अरे ये क्या कुर्ता कलर छोड़ रहे क्या? नहीं जेठालाल, कुर्ता कलर नहीं छोड़ रहा है, कुर्ते पे कलर लग गया है। अरे भाई ये गणेशोत्सव है, होली थोड़ी है। जेठालाल, कुमकुम का दाग लगा है भाई। कैसे लगा, कैसे ये दाग? वो क्या है चाचा जी, किसी के हाथ में कुमकुम था तो दाग लग गया। किसके हाथ से लगा? कोमल के? माधवी, अरे तो जोर से बोलना भाई कि माधवी के हाथ से कुमकुम का दाग लग गया है। उसमें इतना लड़ता क्यों है? वो माधवी भाभी बाद में डांटेंगे ना। क्या गलती बिड़े की होगी इसलिए? ए भाई मेरी कोई गलती नहीं है। ले ये तो बोल रहा है उसकी कोई गलती नहीं है, तो फिर माधवी भाभी क्यों डांटेंगे? मैंने कब बोला माधवी डांटेगी? तो किसने बोला माधवी भाभी डांटेंगे? मैं तो ने बोला। नहीं, मैं तो कब से चुपचाप खड़ी हूँ, एक शब्द भी नहीं बोला।
तो बोल। भिड़े भाई, कुमकुम गिर गया, उसमें क्यों टेंशन ले रहे हैं? क्या है, एक बार हमारे डाइनिंग टेबल की कुर्सी है ना, उसके ऊपर सब्जी का तेल गिर गया था, तो टप्पू के पापा बिना देखे बैठ गए। तो पेंट पे जो दाग था ना, वो साफ किया तो निकल गया। और डिब्बे कैसा है? बस बढ़िया हूँ चाचा जी, आप कैसे हैं? ठीक हूँ। चाचा जी पैरी पे ना। अबे अय्यर प्लीज तुम मत पूछना कि ये दाग कैसे लगा भाई। अरे ये तो मैंने देखा ही नहीं। ओके भिड़े भाई, हम आपको नहीं पूछेंगे कि ये दाग कैसे लगा। हाँ नहीं पूछेंगे कैसे लगा, तुम ही बता दो। अय्यर भाई और कितना परेशान करेंगे आप भिड़े को, है? अरे मैं किधर परेशान कर रहा है, मैं तो पूछा कि कैसे लगा तो वो। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते नमस्ते। ये क्या हुआ भिड़े मास्टर, पेट में कुछ गड़बड़ है क्या? अरे नहीं अरे ये क्या हुआ? बताएगा बता बेटा क्या है? सुनो सुनो सुनो, जरा यहाँ पे सुनो प्लीज। और किसी को पूछना है कि मेरे इस कुर्ते पे ये लाल दाग कैसे लगा? ओ भाई भिड़े मास्टर, तुम्हारे कुर्ते का दाग नहीं हुआ, कोई राष्ट्रीय समस्या होगी कि इतना बढ़ चढ़ के बता रहे हो? करेक्ट है जी। क्या तारा कापी, भिड़े भाई चाहते हैं कि कोई उनसे पूछे कि ये दाग कैसे लगा, है ना भिड़े भाई? अब मैं ही पूछ लेती हूँ, भिड़े भाई बताइए आपके कुर्ते पे ये कुमकुम का दाग कैसे लगा? एक्चुअली अंजलि भाभी, मेरे हाथों से गलती से लग गया। आप कुर्ता बदल कर आइए ना। अरे माधवी, अभी कुर्ता बदल के क्या फायदा, सबको पता चल गया ये कुर्ते पे दाग है। सही बात है। चलिए अब आरती शुरू करें। हाँ चलो चलो भाई चलो आओ। बोला गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। आतिफ भाई ले आओ। आतिफ भाई अय्यर भाई। आएगा मेरा ना। सुनिए मेरे प्यारे गोकुलधाम वासियों, आप सभी के लिए खुशखबरी है। मुझे पता है आज डबल प्रसाद मिलने वाला है ना। हाँ कोमल, तुम्हारा भी करवा देता हूँ। टप्पू बेटा, कोमल आंटी को भी डबल प्रसाद दे देना। अरे भाई टप्पू जल्दी सुना, खुशखबरी क्या है, वरना ऐसे ऐसे ऐसा करते करते गर्दन में मोच आ जाएगी भाई। टप्पू के पापा, हाँ बताओ टप्पू। कल रात गोकुलधाम में एक शानदार प्रोग्राम का आयोजन किया है। लो, फिर से शायरी भजन गाना बजाने का प्रोग्राम होगा इस साल भी। नहीं पोपट अंकल, वो हम कर चुके हैं, अब ये सब दूसरे सोसाइटी वाले करेंगे। तो हम क्या करेंगे? अब्दुल भाई, इस बार गोकुलधाम में फैंसी ड्रेस का प्रोग्राम होगा। अरे वाह वाह। फैंसी? अरे आज सुबह तुम बोल रहे थे कि शाम को मैं एक सरप्राइज दूंगा, वो सरप्राइज यही है? करेक्ट, फैंसी ड्रेस। हाँ। और इस फैंसी ड्रेस में आप सभी कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव। और उस कैरेक्टर के बारे में कुछ फनी लाइंस बोलनी है। हाँ, तो अब सब रेडी हो कल के फैंसी ड्रेस के लिए? अरे भाई ये क्या प्रोग्राम नक्की किया टप्पू? फैंसी ड्रेस
अरे ये तो बच्चों का प्रोग्राम है। बच्चों वाली क्या है तुझे? अरे बापूजी, ऐसा सब प्रोग्राम हम छोटे थे तो स्कूल में भाग लिया करते थे। अभी क्या मजा आएगा, नहीं माता साहब? हाँ बात तो ठीक है, वैसे स्कूल में ही करते थे ये सब। बराबर है जेठालाल भाई, कैंसिल करो प्रोग्राम को। अरे क्या पोपटिया, अरे जीवन में एक अलग प्रकार का आनंद उठाने का मौका मिला है तो जीवन में आनंद उठा। अरे भाई साहब, उत्साह और उमंग में उम्र की बात होती ही नहीं। अरे वैसे भी देवा महाराजा, इंसान को अपना बचपन नहीं भूलना चाहिए। भाई बात तो बिल्कुल ठीक कही गजानन भाऊ ने, इसलिए मैं तो इस फैंसी ड्रेस के लिए तैयार हूँ भाई। फैंसी ड्रेस कैंसिल करने का विचार कैंसिल। ठीक है तो मेरा भी कैंसल। मतलब तू फैंसी ड्रेस में भाग नहीं लेगा? नहीं नहीं, प्रोग्राम में भाग नहीं लेने का कैंसल। हाँ, पहली बार समझदारी की बात थी, लाइन पे आ गया। गणपति बाप्पा। अरे सज्जनों, आप सब लोग खुशी से फैंसी ड्रेस में हिस्सा ले रहे हो तो मुझे भी खुशी हो रही है। मेरी तरफ से आपको विसर्जन के दिन एक सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा। वाह अंकल, आपने तो हमें खुश कर दिया। हाँ। अरे गोली, हम फैंसी ड्रेस का प्रोग्राम करके गजानन मेंटल को खुश कर देंगे। हाँ ये तो है, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी के सारे महोत्सव धूमधाम से मनाते हैं हम। बिल्कुल। तो सारे लोग अब कल फैंसी ड्रेस के फंक्शन के लिए तैयार हैं? एक मिनट जरा एक विशेष सूचना सुनिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस साल बारिश का प्रोग्राम बहुत जोरों से चल रहा है, तो फैंसी ड्रेस का प्रोग्राम नहीं करेंगे? अरे नहीं जेठालाल, बारिश को अपना प्रोग्राम करने दो, हम लोग अपना प्रोग्राम क्लब हाउस में करेंगे। गुड आइडिया बेटे। हाँ तो फिर ये तय रहा कि हम लोग सब तैयार होकर कल क्लब हाउस में मिलते हैं। हाँ बोला गणपति बाप्पा मोरया। क्या भाई, आज क्या फैंसी ड्रेस में चंपकलाल बनने वाला है? नहीं बापूजी। तो मेरी नकल क्यों कर रहा है? नहीं बापूजी, मैं नकल नहीं कर रहा था, मैं दया को कह रहा था वो जरा पेपर मुझे लाके दे। तो इशारे से कहने की क्या जरूरत? बोल के नहीं मांग सकता था? नहीं, आप पेपर पढ़ रहे थे ना। तो नहीं, मैं बोलकर मांगता तो आप पढ़ते पढ़ते अपना पेपर मुझे दे देते ना। चल चलावे। जब तक मैं पूरा पेपर पढ़ नहीं लेता, अपना पेपर किसी को नहीं देता। और भाई आज ये तुझे पेपर पढ़ने का मन क्यों हुआ? फैंसी ड्रेस में क्या पेपर बनने वाला है? नहीं बापूजी। तो क्या बनोगे पापा? पता नहीं बेटा, वही सोच रहा हूँ क्या बनूं। जेठिया एक काम कर, तू 200 लीटर का बड़ा सा ड्रम बनना। या फिर आप ढोकला बन जाना। मुंह पर राई चिपका देंगे, पीला सूट पहनना और थोड़ी कोथिमीर उस पर भभरा देंगे, ढोकला तैयार। नहीं पापा, आप डायनासोर बनना। नहीं, उससे भी अच्छा आप तेल बनिए। तेल?
वो तेल कैसे बन सकता है दया? नहीं तो फिर अब उखड़ता हुआ तेल बनिए। बस अपने दिमाग को जोर मत दे। मुझे क्या बनना है मैं खुद सोच लूंगा। हाँ? थैंक यू। दादाजी आपने सोच लिया आप क्या बनोगे? अरे टपुड़ा, मैंने तो कल रात को ही सोच लिया था फैंसी ड्रेस में मैं क्या बनूंगा। क्या बनोगे दादाजी बताओ ना। वो आज रात को तू खुद ही देख लेना है। दोस्तों, जब बारात आने वाली होती है तो सबकी बेसब्री बढ़ जाती है देखने के लिए कि दूल्हा कैसा होगा। जब एग्जाम्स का रिजल्ट आने वाला हो तो स्टूडेंट्स की बेसब्री बढ़ जाती है ये जानने के लिए कि नंबर कैसे आएंगे। बच्चों की बर्थडे मनाई जाए तो बच्चे बड़े बेसब्र हो जाते हैं ये जानने के लिए कि गिफ्ट बॉक्स के अंदर क्या होगा। ठीक वैसे ही इस वक्त सबकी बेसब्री बढ़ी हुई है ये जानने के लिए कि गोकुल धाम के निवासी फैंसी ड्रेस में क्या रूप धारण करते हैं। भाई, गोकुल धाम के निवासी जब नॉर्मल रहते हैं तब भी समंदर की लहरों की तरह उछलते रहते हैं। जब अलग रूप धारण करेंगे तब तो स्वाभाविक है कि धमाल हो गई। और ये फैंसी ड्रेस कुछ अलग हटके है। यहाँ पे नए नए रूप के साथ नया विचार और नए हास्य के करतब और कारनामे भी होंगे। भाई, गोकुल धाम के निवासी जब अलग रूप धारण करेंगे तो इतना धमाल होने वाला है कि पूछिए मत। हम कोई भी रूप धारण कर लें लेकिन एक रूप कभी नहीं बदलेंगे आपको हंसाने का। तो बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, हंसते रहिए और सोचिए कि इस फैंसी ड्रेस में क्या क्या होने वाला है। गोकुल धाम के बहरूपिये तैयार रहिए। क्या बनूं? क्या बन सकते हो तुम? हैं? हाँ, बराबर। फायर ब्रिगेड को फोन करता हूँ। ओहो, जेठालाल चंपकलाल गड़ा साहब, कहिए कैसे याद किया सुबह सुबह? अरे भाई, कोई फायर ब्रिगेड को कब याद करता है? बर्थडे पे। हैं? अरे भाई, मजाक कर रहा हूँ। बताओ बताओ कहाँ आग लगी है? क्या बताऊं? क्या मतलब? अरे भाई, वो आज रात को रखा है ना क्या फैंसी ड्रेस प्रोग्राम, तो सुबह से सोच रहा हूँ क्या बनूं कुछ सूझ ही नहीं रहा है। जरा मदद करो ना, क्या बनूं मैं? फैंसी ड्रेस में तुम एक काम करो जेठालाल, तुम छोटा सा बच्चा बन जाओ। छोटा बच्चा? हाँ, छोटे बच्चे को देखा है तुमने कैसे बुजुर्ग का हाथ थाम के उंगली पकड़ के चलता है? वैसे तुम्हें जब भी कोई मुसीबत आती है तुम मेरा हाथ थामते हो कि नहीं थामते हो? ओ वडील, मैं तुमसे सलाह मांग रहा हूँ, तुम भाषण दे रहे हो? अरे इतना भाव क्या खा रहे हो भाई? नहीं, भाव नहीं खा रहा हूँ जेठालाल, मैं तो एप्पल खा रहा हूँ। एप्पल के साथ साथ आप भाव भी खा रहे हो। बराबर कर अंजलि भाभी। अगर आप भाव नहीं खा रहे हो तो जेठा भाई को और मुझे बता दो ना कि हम फैंसी ड्रेस कंपटीशन में क्या बने। अरे अंजलि भाभी कहाँ चलती गाड़ी में चढ़ बैठे? देखो मेहता साहब, आपको अंजलि भाभी को बताना नहीं बताना वो आपका हस्बैंड वाइफ का अंदर का मामला है, लेकिन मुझे तो बताना ही पड़ेगा। बोलो मैं क्या बनूं? जेठालाल, तुम ड्रम बन जाओ, तुम पे सूट करेगा। हाँ, अच्छा है। हाँ, सरस। ओके ओके बाय। मेहता साहब भी मजाक का मूड में है। मुझे सोचना पड़ेगा क्या बनूं। हाँ, अब तो वक्त ही तय करेगा कि मैं क्या बनूंगा। ओए पापा जी, हाँ छोटी। ओ मेहता साहब, ओ मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग जी। ओ गुड मॉर्निंग छोटी, गुड मॉर्निंग। ओ हमारी तो गुड मॉर्निंग में भी बैड मॉर्निंग हो रखी है जी। अरे अभी तुम खुद ही तो कह रहे थे गुड मॉर्निंग यार। बैड मॉर्निंग क्यों? क्या रोशन भाभी ने करेले की सब्जी बनाने का प्रोग्राम बनाया? अच्छा जी, अब तो शाम के डिनर में भी करेले की सब्जी ही बनेगी और करेले का सूप भी। और मेहता साहब, मेरी रोशन अगर करेले की सब्जी भी बनाती है ना तो वो भी बड़ी स्वीट बनाती है। पर यहाँ मैं ना सोच के इतना सोच चुका हूँ कि पूरा टोटली कंफ्यूज हो गया हूँ जी। और फैंसी ड्रेस कंपटीशन में क्या बनूं, कौन से डायलॉग बोलूं, बताओ ना यार। छोड़ी, ये इस बात का जवाब तो तुम्हें गोगी भी दे सकता है। और मेहता साहब, और पहले गोगी पुत्र से ही पूछा था, वो तो गेम खेलने में बिजी है जी।
मुझे बोलता, ओए पापा ये छोटी मोटी बातों के लिए ना मुझे डिस्टर्ब ना किया करो, इसीलिए आपको फोन कर रहा हूँ जी। हो थैंक यू सो मच छोड़ी कि तुमने मेरी इतनी कदर की कि इस सवाल का जवाब गोगी से नहीं और मुझसे पूछा। और थैंक यू छड्डो ना मेहता साहब, और जल्दी बताओ फैंसी ड्रेस कंपटीशन में क्या बनना है और कौन कौन से बढ़िया बढ़िया डायलॉग्स बोलने हैं जी। छोड़ी तुम फैंसी ड्रेस में, एक मिनट छोड़ी, एक मिनट होल्ड करना। हेलो हेलो मेहता साहब, सॉरी मैं आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा हूँ। नहीं पोपटलाल जल्दी बोलो क्या बात है। वो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं वो फैंसी ड्रेस में क्या बनूं? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता चला? अरे भाई दूसरे फोन पे छोड़ी है, वो भी यही पूछ रहा है क्या बने, और अभी जेठालाल का फोन भी आया था, वो भी यही पूछ रहा था कि फैंसी ड्रेस में क्या बनना है। अच्छा, और मेहता साहब जेठा भरा आपको ऐसे ही फायर ब्रिगेड नहीं कहते। आप एक काम करो ना, हम सबके भी फायर ब्रिगेड बन जाओ ना। छोड़ी एक मिनट, अरे क्या यार, एप्पल दूर रखो ना यार। एप्पल एप्पल कहाँ से आया जी? अरे नहीं भाई, तुमसे नहीं कह रहा हूँ एप्पल बनो। अरे मेहता साहब सोच क्या रहे हैं आप, जल्दी बताइए। पोपटलाल असल में बताऊं इस वक्त मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है मैं कोई मंदिर का घंटा हूँ जिससे देखो जब चाहे आके मुझे बजा रहा है। अरे यार सब लोग मुझसे क्यों पूछ रहे हो कि फैंसी ड्रेस में क्या बनना है, सोच लो ना आप खुद भी। अच्छा एक काम करो पोपटलाल, तुम सोडी बन जाओ। सोडी तुम पोपटलाल बन जाओ, ठीक है? और थैंक यू मेहता साहब जी। अरे मेहता साहब इतना अकड़ क्यों रहे हैं? वैसे मेरे पास हजारों ऑप्शन है, वो तो मैं देखना चाह रहा था कि आपके पास कोई भारी आइडिया है या नहीं। चलिए मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, ठीक है? तो फिर रखो फोन। ओके थैंक यू पोपटलाल, बाय। हंसो हंसो और हंसो मुझ पे। तारक, मैं आप पे नहीं हंस रही हूँ, मैं तो ये सोचकर हंस रही हूँ कि टप्पू सेना ने फैंसी ड्रेस का आयोजन करके सबको काम पे लगा दिया। बिल्कुल सच का अंजलि। अब देखना यह है कि आज रात को इस प्रोग्राम में कितने हंगामे होते हैं। अरे नमस्कार 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 गजानन भाऊ, चाय पीजिए। बाप रे, चाय? हाँ, गरम गरम अदरक वाली चाय। अरे थैंक यू। कोमल भाभी ने अपने हाथों से बनाई है, बोला कि गजानन भाऊ को पिलाना और खुद ही पीना। बढ़िया है। क्या बात है अब्दुल भाई, आप थोड़े टेंस नजर आ रहे हैं। आज फैंसी ड्रेस है ना, मैं क्या बनूं वो सोच रहा हूँ। छोटा मोटा बन जाऊं? वेरी गुड आइडिया, बन जाइए। नहीं ढक्कन। ढक्कन? ढक्कन का प्रॉब्लम है ना, क्यों? मेरे साइज का नहीं मिलेगा। चाय का कप बन जाऊं? नहीं, खुद ही डिसाइड कर रहे हैं। आप अमेरिका से आए ना? हाँ भाई। गजानन भाऊ मुझे बताओ कि वहां पर क्या है? क्या है जो यहाँ पर नहीं है? क्या नहीं? अरे जो अमेरिका में है वो यहाँ पर नहीं है। कहाँ? अरे यहाँ पर। अरे यहाँ कहाँ? भारत में। अमेरिका में है और भारत में नहीं है। लेकिन अब्दुल भाई मुझे एक बताइए, ये सारी चीजें आप क्यों जानना चाहते हैं? क्योंकि ये मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि आज का दिन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ना। क्यों इम्पोर्टेंट है? आज फैंसी ड्रेस है ना। इसलिए। अरे अब्दुल भाई तो सीधी सी बात है, गणेश जी। हा? गणेश जी का माहौल है तो चूहा बन जाइए। चूहा? नहीं, आप कुछ और सोचिए, मैं आपके लिए एक चाय लेकर आता हूँ। अरे नहीं चाय नहीं चाहिए, अभी तो पी ली मैंने। मैं आपके लिए सोडा लेकर आता हूँ। सोडा भी नहीं चाहिए। हे गजानन महाराज, गजानन भाऊ को सोचने की शक्ति दो। मैं अभी आता हूँ। मैं लेकर सोडा लेकर आता हूँ। बात सोचिए अब्दुल भाई, सोचिए आप। देवा। नहीं मिलिंद दादा, आप दीपक भाई की बात क्यों मान रहे हैं? आपको मालूम है ना हर साल हमारा बजट कम होता है। नहीं, देखिए इतना ज्यादा भाड़ा हम लोग नहीं दे सकते।
बहुत ज्यादा भाड़ा मांग रहे हैं आप। मिलिंद दादा, कुछ समझौते ना आता। भाड़ा भले ही ज्यादा हो लेकिन कॉस्ट्यूम परफेक्ट होना चाहिए। आज गोकुलधाम में फैंसी ड्रेस है और हमारा ड्रेस सबसे अलग दिखना चाहिए, समझ गए? ओके। वैसे माधवी, जैसा तुम सोच रही हो ना कि हमारा ड्रेस सबसे अलग दिखना चाहिए, वैसा पूरे गोकुलधाम वाले भी यही सोच रहे होंगे। तुम देखना माधवी, आज के इस प्रोग्राम में सब लोग एक से एक बढ़िया ड्रेस पहनकर आएंगे, ऊंचे ऊंचे डायलॉग पाठ करके आएंगे और धड़ा धड़ा बोलेंगे। इन शॉर्ट, बहुत ही शानदार, धमाकेदार और यादगार होगा आज का गोकुलधाम का फैंसी ड्रेस। नमस्कार, मैं रीटा आप सभी गोकुलधाम वासियों का इस फैंसी ड्रेस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं जानती हूँ कि आज आप सभी लोग बहुत एक्साइटेड हैं ये देखने के लिए कि किसने कौन सी पोशाक पहनी होगी। तो अपनी धड़कनों को थाम कर बैठिए क्योंकि आज का कार्यक्रम बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है। इस कार्यक्रम का श्री गणेश करने आ रहे हैं इस सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी और शिक्षक आत्माराम तुकाराम भिड़े जी। गणपति के प्रोग्राम का भी श्री गणेश करेंगे। अरे लड़ाई लड़ने थोड़ी जा रहे हैं आप, गले क्या मिल रहे हैं? अरे भाई, ये गोकुलधाम सोसाइटी यही है? हाँ यही है। हाँ। अरे भाई, ये कैसा पोस्टमैन है? पोस्टमैन ही एड्रेस पूछ रहा है। नौकरी में पहला दिन है इसका। आप लोग मुझे पहचान ही गए होंगे। हाँ भाई, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अपने जमाने के एक में वो पोस्टमैन लग रहे हो। अरे भाई, हमने तो सबने पहचान लिया लेकिन आजकल के बच्चों ने नहीं पहचाना होगा। जी बिल्कुल, पोस्टमैन, डाकिया। आज के इस ईमेल और एसएमएस के जमाने में लोग हमें भूल से गए, हमारा अस्तित्व धीरे धीरे खत्म सा हो गया है। लेकिन हमारे जमाने में ये मोबाइल, इंटरनेट, ईमेल ये कुछ नहीं हुआ करता था, सिर्फ पोस्ट कार्ड हुआ करते थे। लोग एक दूसरे को सिर्फ खत लिखते थे। पता है दोस्तों, एक वक्त था जब लोग खत की राह देखते थे। दूर से खत आने में कई दिन लग जाते थे लेकिन लोग फिर भी इंतजार करते थे और खत मिलने के बाद मेरा ऐसा सम्मान करते थे कि मानो मैं उनके घर का जमाई हूं। अरे वाह, फिर तो पहुंचते ही नाश्ता पानी भी मिलता होगा। मुझे अपने परिवार का एक सदस्य मानते थे और मैं भी उनके परिवार के एक सदस्य की तरह उनके हर दुख में, हर सुख में शामिल होता था। अरे बिल्कुल सही कहा भिड़े तूने। अरे हमारे वक्त में जब डाकिया घर आया हो तो घर में ऐसा माहौल हो जाता था जैसे घर में कोई मेहमान आया है। बिल्कुल सही कहा चाचा जी आपने। आजकल के ये एसएमएस, ईमेल खत की बराबरी क्या करेंगे? अरे लोग खत को दिल से लगाते थे, चूमते थे, बार बार पढ़ते थे, हंसते थे, रोते थे, अलमारी में संभाल कर रखते थे। और आजकल के ये एसएमएस पढ़ाने के एक सेकंड में डिलीट, और हाथ से लिखे हुए खत में सिर्फ अक्षर नहीं होते थे बल्कि भावनाएं भी होती थी। अब से मैं मेरे वीरा को खत ही लिखूंगी। सिर्फ वीरा को नहीं, माँ को भी खत ही लिखना। रोज का फोन का बिल बच जाएगा। क्या? भले ही वक्त के साथ लोग पोस्टमैन को भूल गए, लेकिन आज भी कई जगहों पर हमें याद किया जाता है और एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि लोग फिर से एक दूसरे को खत लिखना शुरू करेंगे। क्या बात है। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अरे बातों बातों में भूल ही गया, मुझे बहुत सारे खत पहुंचाने भाई। हाँ, चलता हूँ। जाइए जाइए जल्दी। वाह वाह वाह, वेरी गुड।
क्या बात है भाई भिड़े। जब तुम डाकिए बने मुझे उदय प्रताप जी एक शायर उनके 2 शेर याद आ गए। इरशाद वो कहते हैं कि होता नहीं हर फैसला सिक्का उछाल के। क्या 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 होता नहीं हर फैसला सिक्का उछाल के। वाह वाह क्या बात है। ये इश्क का मामला है जरा देखभाल के। इश्क का मामला होता नहीं हर फैसला सिक्का उछाल के। ये इश्क का मामला है जरा देखभाल के। और मोबाइल के दौर के आशिकों को क्या पता खत में रख देते थे कलेजा निकाल के। अब एक यार नाराज नहीं है। इधर मुशायरे के लिए नहीं जमा हुए हैं भाई। दूसरा कौन है भाई? बैठो बैठो ब्रेकिंग न्यूज ब्रेकिंग न्यूज ब्रेकिंग न्यूज। आज की ताजा खबर दोस्तों चौंकिए मत। मैं कोई रिपोर्टिंग नहीं करने वाली बल्कि मैं यहाँ बुलाने वाली हूँ हमारी मस्त मौला और बिंदास कोमल भाभी को। नहीं हो सकती। भले आजकल अच्छी खबरों से ज्यादा लूट मार दंगे फसाद की खबरें छपती हो, फिर भी हर घर में हर सुबह लोग मुझे पढ़ने के लिए लड़ते हैं। कोमल भाभी ये बात आपने बिल्कुल सही कही। सुबह सुबह तारक की और मेरी सबसे पहली फाइट न्यूज़पेपर से होती है। दंगों की खबरें पढ़ने के लिए घर में दंगा होता है। नहीं पर एक बात भी है, जब इनके अच्छे आर्टिकल्स आते हैं ना तब प्यार से पढ़ती हूँ मैं। मगर 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 ये तो है सिर्फ सुबह तक की बात। कुछ ही देर में मैं यहाँ वहाँ हो जाता हूँ। ताजा ताजा खबर बासी खबर बन जाती है और दोपहर तक तो मैं रद्दी बन जाता हूँ। एक बात हमेशा याद रखना, किसी को भी रद्दी बनते देर नहीं लगती। वाह 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 कोमल भाभी क्या फिलोसॉफिकल बात कही आपने। वाह। अरे पोपटलाल भाई, चप्पल चक्कर आ रहा है। अरे तो रो क्यों रहे हो भाई, क्या हुआ? कमल भाभी आपने अखबार के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें बोली, वो सुन के थोड़ा इमोशनल हो गया। आपने वो क्या लाइन बोली, कमाल की लाइन है वो। किसी को भी रद्दी होने में देर नहीं लगती। इसीलिए कह रहा हूँ दोस्तों, प्लीज जल्दी से मेरी शादी करा दो। अरे और जो रद्दी हो गया उसकी कैसे शादी होगी? दूसरे की परफॉर्मेंस पोपटलाल एकदम अब चुप रहना। कोमल तुम कंटिन्यू करो। डिस्टर्ब करता है। तो आज की खबरें यहीं खत्म होती हैं। मुझे लगता है आपने अखबार पढ़ लिया होगा। मैं कल सुबह फिर आऊंगा। क्या बात है कोमल भाभी, भाई वाह वाह क्या बढ़िया अखबार बने आप। और सचमुच अखबार बन के आपने बता दिया कि छपावा शब्द जो होता है उसकी महत्ता कभी खत्म नहीं है। कितना ही टेलीविजन देख लें लेकिन अखबार तो अखबार। तभी किसी ने कहा है कि न तीर निकालिए न तलवार निकालिए, न तीर निकालिए न तलवार निकालिए, जब तोप मुकाबिल तो अखबार निकालिए। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू, बहुत बढ़िया। अच्छा वो पर मैंने बोला था। और अब दोस्तों हमारे बीच आ रहे हैं इस सोसाइटी के एकमात्र सॉलिड साइंटिस्ट कृष्णन सुब्रमण्यम अय्यर। चलो चलो अय्यर भाई।
वाह, साइंटिस्ट बन गया सुपरस्टार साउथ फिल्मों का। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारे अय्यर बन गए हैं एक्शन फिल्मों के सुपरस्टार। जैसे एक्शन फिल्मों में एक के बाद एक एक्शन आते रहते हैं, ठीक वैसे ही गोकुल धाम के इस फैंसी ड्रेस शो में एक के बाद एक नया रूप, नए रंग, नए अंदाज आते रहेंगे। वैसे दूसरों की जिंदगी जीने का भी मजा ही कुछ और है। कभी देखिए, एक दिन ऐसा करके भी देख लीजिए, अपने परिवार के किसी सदस्य की जिंदगी जी के देखिए, या फिर जिससे नाराजगी हो, शिकायत हो, एक दिन उसके रुख से जिंदगी जी के देखिए। हो सकता है आपकी आधी नाराजगी दूर हो जाए। जिंदगी में कभी कभी दूसरों के जूतों में भी पांव रख लेना चाहिए, उनकी निगाह से, उनके नजरिए से भी जिंदगी जी लेनी चाहिए। फिर देखिए कि जिंदगी के रंग कितने अलग हैं। और अभी यहाँ बहुत सारे रंग बाकी है। अभी यहाँ पे जेठालाल, बबीता, आपके अपने तारक मेहता यानी कि मैं, सबके रंग रूप देखना बाकी। अब देखिए, जब ये लोग अलग अलग रूप, अलग अलग रंग धर के आएंगे तो कितना मजा आएगा। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा और सोचिए कौन क्या बनेगा। दीप मुड़द कांदे भूमि ईलंद शेवई ग्रहम वर इक्कं शूत्री वंदलम इन्नई पोला उर विनमन मनिदन उगलक्कु इंगमा कड़ाई कद। ये क्या बोला यार भाई ने? बबीता जी आप समझे? अरे आपको आता है तमिल? नहीं, वो घर पे प्रैक्टिस कर रहे थे ना, तो मैंने इनको पूछा था। Then he explained it to me. हाँ तो ठीक, मैं तो एकदम शॉक हो गया। बोला आपको अच्छा बबीता जी हमको भी समझाइए क्या बोले ये? जेठालाल, मैं ही समझ आएगा। Let me explain. मेरी स्टाइल में एक झटका है। जब जब हमारा दिमाग सटका है, मैंने विलेन को ऐसा फटका है कि वो उल्टे पांव लटका है। माइंड इट। अरे देखो देखो, ये तो गन नकली है। क्या देखो, यार फूल, आई मीन फूल। माई जोकिंग, माइंड इट। जेठालाल, आई एम रजनीकांत, यू माइंड इट। गन नकली था और एक्टिंग असली था जेठालाल। अभी देखना बबीता जी क्या बनने वाले हैं। बबीता जी, अरे क्या कर रहे हो? अरे भाई खुद ही पूछ लेता हूँ, बता देंगे अभी। बबीता जी बढ़िया गया, अय्यर ने गुड ट्रेनिंग। और अब दोस्तों हमारे बीच आ रही है खट्टी मीठी अचार पापड़ सी माधवी भाभी, जो बनी है आप खुद ही देख लीजिए। क्या रे बने क्या? ऐसा लग रहा फौरन जा रहे हैं, बहुत गले में, इसीलिए फौरन निकल गई। चलो चलो फौरन। अंग्रेजों से सामना करते हैं, उनसे मुकाबला करते हैं। हाँ चलो चलो। वो एक्टिंग करे, तुम क्यों रिएक्ट कर रही हो? वीडियो में से झांसी की रानी लग रहा है। नहीं तूने देखी है असली झांसी की रानी? तू थी वो टाइम में? नहीं तो लेकिन वो पुस्तक में पढ़ा था ना, पढ़ने में आता था। आप नहीं पढ़ा? अरे भाई पढ़ा हूँ। ये अत्याचार नहीं चलेगा। मैं झांसी के लिए अपना बलिदान दूंगी। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। मैं
बाप रे, आगे बैठना बहुत खतरनाक है। कोई गोली चला रहा है, कोई तलवार फेंक रहा है। झांसी की रानी आप क्या कर रही है? सॉरी, वो गलती से छूट गई। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या कोई बात नहीं यार, मतलब होता है। शाबाश माधवी, शाबाश। वाह 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 भाभी भाभी, वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। वाह वाह वाह। माधवी, तुमने तलवार क्यों फेंकी? फेंकी नहीं, वो गलती से छूट गई। ऐसे कैसे छूट गई? पता नहीं, पर झांसी की रानी आ गई थी मुझ में। अगर माझी रानी वो तलवार किसी को लगती तो? लगती भी तो नहीं लगती। काय ते? तलवार नकली थी। ओह, जोश असली था तुम्हारा। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। बैठो बैठो भाई, आप बैठो। और दोस्तों, अब बारी है जोशीले, जाबाज, हमेशा खुश रहने वाले पंजाब दा शेर सोटी भाई की। ऑल द बेस्ट सोनी। थैंक यू थैंक यू थैंक कुछ तकते फटे, ये जरूर कुछ ऐसा जोशीला बनेगा कि 10-15 को आज। मेरे प्यारे भाइयों, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैं एक किसान हूं। वाह। मुझे सब लोग जगत का पिता कहते हैं। आप सभी जानते हैं, हमारा भारत देश एक कृषि प्रधान देश है और सदियों से इस देश में किसान का बहुत महत्व रहा है। अरे खेती करना बहुत नेक काम है भाई। लेकिन आज ये किसान बहुत दुखी है क्योंकि इस किसान के खेत खलियानों को हटाकर विकास के नाम पर वहां पर फैक्ट्रियां बनाई जा रही हैं। मैं कहता हूं फैक्ट्रियां बनाओ, पर खेत खलियान हटाकर हर रोज खेती करने लायक जगह कैलेंडर के पन्नों की तरह कम हो रही है। ये किसान जब दिन भर मेहनत करता है, तभी आप लोगों के घरों में अनाज पहुंचता है। और आज यही किसान दाने दाने के लिए मोहताज हो गया है। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि ये किसान आज आत्महत्या करने को मजबूर हो चुका है। किसी को खेती की कीमत ही नहीं है। अरे हमारे वक्त में लोग अपने घर के आंगन में कुछ ना कुछ जरूर उगाते थे। मुझे आप सब एक बात बताइए कि आप इतनी भागदौड़, इतनी मेहनत मशक्कत किसके लिए करते हैं? खाने के लिए और अपने परिवार के लिए। अगर आप ये सब अपने बच्चों के लिए करते हैं, तो अगर खेत खलियान ही नहीं रहेंगे तो आप और आपके बच्चे खाएंगे क्या? तो आप अगर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाना चाहते हैं, तो ये आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि आप ये खेत खलियान बर्बाद होने से बचाएं। सही बात। शाबाश छोड़ी, शाबाश, बहुत अच्छा किया। बहुत बढ़िया छोड़ी, तुमने इतना बढ़िया किया। थैंक यू। असल में तुमने बता दिया कि भारत कृषि प्रधान देश ही है, इन दिनों कुर्सी प्रधान देश हो गया। बहुत अच्छा। और तुमने बता दिया कि भारत की आत्मा गाँव में ही बसती है। छोड़ी, बहुत बहुत। तो दोस्तों, अब हमारे बीच आ रहे हैं। ए भागा, जल्दी करना। अरे इधर प्रोग्राम शुरू हो गया। हाँ चल चल। अरे
अरे नट्टू काका बागा, आप लोगों को किसने बुलाया इधर? गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स के सेठ जी ने। क्या झूठ बोल रहे हो? मैंने थोड़ी बुलाया तुम लोगों को। सेठ जी, बागा बीच में एक शब्द बोलना भूल गया। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के भावी सेठ ने, यानी टप्पू सेठ ने हमें यहाँ बुलाया है। टप्पू? हाँ पापा, मैंने भिड़े अंकल को पूछ के उन्हें बुलाया है। भिड़े? हाँ पूछा था उसने। तो इतने लेट क्यों आए? ये बागा की वजह से सेठ जी, इसकी स्पीड बंधी हुई है ना, ये 20 से ज्यादा तेज चल ही नहीं सकता। ऐसी बात नहीं है नट्टू काका, अगर ऐसा है तो आइए रेस लगाते हैं, अभी पता चल जाएगा। अरे भाई ओ रेस बाद में भी बैठो जिधर जगह मिले। चलो चलो चलो, तो पोखरा मटका के इधर। चलो रीटा, अपन रही कौन अगला? दोस्तों, हमारी अगली पार्टिसिपेंट है इस सोसाइटी की सबसे डाइट कॉन्शियस लेडी, जो रहती है 100% फिट, क्योंकि उनका डाइट है एकदम हिट। प्लीज वेलकम अंजलि भाभी। आईना। मेरी एक खासियत है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता, और मेरे सामने जो इंसान जैसा होता है वैसा ही दिखता है। पर मुझे ना इन महिलाओं की एक चीज पसंद नहीं है। कौन सी महिला की बात अच्छी नहीं लगी? नहीं, महिला की कौन सी बात? हाँ वही, क्या मतलब? वो लोग ना मुझ पे यूं बिंदी चिपका देते हैं, यहाँ वहाँ हर जगह, और एक नहीं बहुत सारी। सॉरी सॉरी आईना भाई बहन, हमें पता नहीं था। अब हम आईने पे बिंदी नहीं चिपकाएंगे। पता नहीं था ना कि आपको इतनी तकलीफ होती है। बराबर है, तुम्हारे ऊपर कोई आईना चिपका देगा तो। पर एक बात और भी है, मुझे ना महिलाएं पसंद बहुत करती है। घंटों मेरे सामने बैठकर सजती संवरती रहती है। हो सकता है कभी किसी महिला के पर्स में पैसे ना हो, पर उनके पर्स में मैं जरूर मिलूंगा। बराबर बराबर बोला। बराबर नस पकड़ी औरतों की। बिल्कुल सही कहा देवी जी। अरे हम मर्दों से ज्यादा कौन जानता है भाई कि आप लोग तैयार होने में कितना वक्त लगाते हो, लेकिन उसका सबसे बड़ा कारण ये आईना ही है। ऐसी बात नहीं है मिस्टर मेहता, मुझे देखकर जेंट्स भी कॉन्शियस हो जाते हैं। लिफ्ट में, गाड़ियों में, बाथरूम में, बेसिन के सामने, जहां मिरर दिखा नहीं बाल बनाना शुरू, चाहे बाल हो या ना हो। ओ पिड़ू, ओ अंजलि भाभी तेरे लिए कह रही है। अरे भिड़े, बुरा मत मानो, मतलब तुम्हारे बाल तो हैं पर स्कूटर में आईना नहीं है। वैसे मेरी दूसरी खासियत भी है, मैं सबकी जान बचाता हूँ। स्कूटर में, गाड़ी में, ट्रक में रियर व्यू मिरर होता है ना, जिसमें से आपको अपने पीछे के वाहन दिखते हैं, उससे एक्सीडेंट नहीं होते और आपकी जान बचती है। ओ परफेक्ट क्या जी, बिल्कुल परफेक्ट। जी हाँ, मैं हूँ सादगी और सच्चाई का प्रतीक, आपका आईना। अरे सुनो सुनो सुनो, तुम्हारी इस परफॉर्मेंस से एक बात पता चली है कि मेरी जिंदगी का आईना तो अंजलि है। साहब क्या मस्त बोले नहीं अंजलि भाभी?
बहुत बढ़िया। आपने लिख के दिया होगा ना क्या बोलना हो? अरे नहीं, क्या नहीं नहीं, आईने से खुद तो प्रेरणा लो, सच्ची बोलो, झूठ मत बोलो। मुझे लिखने से मना कर दिया और अंजलि भाभी को मस्त ऐसा लिख के दिया। जेठालाल, दोस्ती के साथ ऐसा नहीं करूंगा मैं कभी भी। सब अरे सब जोरू का गुलामी है आखिर। अरे मालूम है, दाना दाना। क्या बात है, वेरी गुड। दोस्तों, अब अपना जलवा बिखेरने आ रहे हैं आपके और सबके प्यारे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के किंग नट्टू काका। अरे वाह नट्टू काका, ऑल द बेस्ट। हाँ बेटा। बापूजी आशीर्वाद दीजिए। जिसे पाते ही लोग खुश हो जाते हैं। जनरली मेरा आगमन 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में होता है। जो मुझे जल्दी खर्च करता है वो दुखी हो जाता है, नाखुश हो जाता है। जो मुझे बचा बचा कर रखता है वो हमेशा खुश रहता है। मेरे मामले में भी ऐसा ही है। जिसकी पगार जितनी ज्यादा उतना ही वो ज्यादा खुश। ये इधर भी पगार की पिपुड़ी बजा रहे। क्या? उधर देखने भाई क्या क्या। दुनिया में रोज बरोज महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन पगार धीरे 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 बढ़ती है। अगर बढ़ती हुई महंगाई की तरह पगार भी तेजी से बढ़े तो कितना अच्छा। अरे नट्टू काका, बात तो बहुत पते की है, लेकिन तनख्वाह है, कोई घोटाला नहीं है कि हर बार पिछली बार से ज्यादा हो। बराबर। काश पगार भी छोटे बच्चे की हाइट की तरह बढ़ती। दिन दुगना रात चौगुनी तो कितना अच्छा। वाह 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 नट्टू काका, क्या बात है। आपकी इतनी अच्छी अच्छी बातें सुन के लगता है जेठालाल इसी महीने आपकी पगार बढ़ा देंगे। हाँ जरूर, पोपटलाल से लेके आपको दे दूंगा। बैठो बैठो भाई बैठो। तो सेठ जी, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। वाह नटकाका, वाह। थैंक यू। दोस्तों, अब हमारे बीच आ रही है गोकुल धाम सोसाइटी की गरबा क्वीन, जिन्हें देखने के बाद आप सभी को अपना बचपन याद आ जाएगा। प्लीज वेलकम ऑन स्टेज दया भाभी।
गोकुलधाम के फैंसी ड्रेस शो में शानदार नजारा ऐसा ही है जैसे आसमान में हजारों तारे एक साथ झिलमिला उठे हो। दया भाभी बन के आई एक छोटी सी बच्ची। मुझे बहुत छोटी सी बात याद आती है। किसी अरबपति से किसी ने एक बार पूछा कि अगर आपकी सारी दौलत के बदले में आप कुछ चाहेंगे तो क्या चाहेंगे? उसने कहा, मैं चाहूंगा कि मेरा बचपन फिर से लौट आए। सचमुच बचपन सबसे मासूम दौर, हमारी उम्र का एक वो दौर जहाँ खुशियां ही खुशियां होती है, जहाँ होता है परिवार का दुलार, भगवान का आशीर्वाद और सबका प्यार। और मैं तो कहता हूँ कि ये जिंदगी तभी खूबसूरत हो सकती है जब आप और हम बच्चों की तरह मासूम हो जाए, उनके विचार अपना लें। हंसी और खुशी दुनिया में ऐसे ही खेलेगी जैसे बच्चे आंगन में खेलते हैं, लेकिन आपके चेहरों पे ठा के खेलते रहेंगे, क्योंकि अभी यहाँ दया भाभी के बाद गोकुलधाम में जेठालाल, चंपक चाचा, बबीता यानी कि बहुत सारे धुरंधर बाकी हैं फैंसी ड्रेस शो में हिस्सा लेने के लिए। और देखते हैं वो क्या बनते हैं। हंसते रहिए और देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। क्या बात? अरे जेठालाल, ये तो टप्पू की बहन है भाई। फिर तो उसे मुझे पापा बुलाना चाहिए। हेलो आंटी, हेलो अंकल। मुझे अंकल बोल रही है? सॉरी आपको नहीं, इन सबको। हेलो हेलो दया बेटी भाभी। अरे गुड़िया, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम डिंकी है। मैं आप लोगों को कविता सुनाती हूँ। मैं एक बिलाड़ी पाड़ी छे, एक रंगे बहू पाड़ी छे, हळवे हळवे चाले छे, दूध खाई दही खाई, घी तो चप 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 चाटी जाए। भाई कमाल है भाई, हमारी दया भाभी ना कुछ भी करे भाई, खाना बनाना हो चाहे फैंसी ड्रेस में पार्टिसिपेट करना, एकदम परफेक्ट काम करती है। कितनी प्यारी बच्ची है। सच में दया भाभी, आपने तो हम सब लोगों को हमारे बचपन की याद दिला दी। बचपन जिंदगी का सबसे सुनहरा वक्त होता है। बच्चों की सब मांगे पूरी होती है और बच्चों को ढेर सारा प्यार मिलता है। कोई चिंता ही नहीं होती। हाँ, सिर्फ पढ़ाई छोड़कर। ये गोया, ये है आजकल के बच्चे। पता है, जानने वालों को तो छोड़ो, अनजाने भी हमें गोद में उठा लेते हैं और फिर हमारे साथ खेलते हैं और फिर हमारा गाल है ना, वो ऐसे ऐसे खींचते हैं। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं ना, फिर पहचान वाले होते हैं ना, उसको बात ना करनी हो ना तो मुंह ऐसे घुमा लेते हैं। पता है मेरी माँ क्या कहती है? मेरी माँ कहती है कि हम बच्चे होते हैं ना तो सब लोग हमें कंधे पर बिठा लेते हैं, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं ना तो हमारे कंधे पर 10 तरह का टेंशन आ जाता है। घर का टेंशन, काम का टेंशन, पैसों का टेंशन, टेंशन ही टेंशन। सही बात है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि काश हम हमेशा बच्चे ही रहते तो। दया भाभी, हम लोग बच्चे तो नहीं बन सकते, लेकिन इतना तो जरूर कर सकते हैं कि बच्चों की तरह हमारे मन निर्मल और स्वच्छ रखें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सुना अय्यर भाई? सही कहा अंकल। इसीलिए कहते हैं ना कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। अरे माँ जी, स्कूल का टाइम हो गया, चलो मैं घर जाती हूँ। अरे स्कूल का टाइम हो गया और घर जाती है? थुई थप्पा,
मतलब स्कूल से घर जाने का टाइम हो गया। बाय बाय अंकल आंटी, बाय बाय। बाय बाय। दोस्तों अब हमारे बीच आ रहे हैं डॉक्टर हाथी। प्लीज वेलकम डॉक्टर हाथी। अरे बताओ यार। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम स्वीटू है। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं एक टेडी बियर हूँ और सबसे ज्यादा मुझे बच्चे प्यार करते हैं। बच्चों को मेरे साथ खेलना बहुत पसंद है और बच्चे तो मुझे हर जगह अपने साथ घूमने भी लेके जाते हैं। मैं कितना गोल मटोलूं, लेकिन मैं भी जीरो फिगर बनना चाहता हूँ। और स्वीटू भरा, ओ कमाल है यार, अगर आप जीरो फिगर बनोगे तो टेडी बियर नहीं नन्हे मुन्ने गुड्डे लगोगे। ओ मेरे सोडी अभी भी जीरो फिगर ही है, एकदम गोल। मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ क्योंकि सारे बच्चे मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड समझते हैं। वो अपने साथ मुझे घूमने ले जाते हैं, अपने दिल का सीक्रेट बताते हैं। लेकिन कभी कभी मुझे उनके मम्मी पापा पे बहुत गुस्सा आ जाता है। मैं सोफे पे या बेड पे कहीं पड़ा होता हूँ, वो मुझे उठा के कहीं गुस्से में फेंक देते हैं। और मुझे आप बच्चों से भी एक शिकायत है, आपके पास जब भी नए खिलौने आते हैं आप तो मुझे बिल्कुल ही भूल जाते हो, मुझे कहीं घुमाने भी नहीं लेके जाते। ये तो गलत बात है ना? लेकिन फिर भी मैं हमेशा आप बच्चों का बेस्ट फ्रेंड रहूंगा। हाँ, आप भी हमारे नंबर 1 फ्रेंड हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब, पहला ऐसा हाथी देखा जो भालू बन गया। दोस्तों, आप सब जैसे जानते हैं कि मैं हमेशा खाता रहता हूं और मुस्कुराता रहता हूं, तो मेरी एक गुजारिश है कि आप लोग भी मुस्कुराते रहिए और सेहत बनाते रहिए, क्योंकि सभी जानते हैं कि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। क्या बात है, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों आ रहा है ना बहुत मजा? और बहुत मजा आ रहा है, ये बहुत मजा आ रहा है। तो अब हमारे बीच आ रहे हैं अरे नहीं कर रहे, अरे नहीं शादी यार, अरे नहीं कर रहे। फिर से काबिल लड़का हाथ से चला गया। ये कौन नई लड़की आई है सोसाइटी में? अरे भाई रुको रुको, बताती हूँ सब बताती हूँ।
लड़की नहीं हुई, ये तो अपना पप्पू है। पोपटलाल मैना बन के आया है। नहीं 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 नहीं, मैं पोपू नहीं हूँ। नहीं, वो क्या है सेक्रेटरी साहब, लड़के तो बहुत मिल रहे हैं, लेकिन सब में कोई ना कोई बुरी आदत है। किसी को पान खाने की आदत है तो किसी को चाय पीने की आदत। बोलो। वैसे मैंने और भी बहुत सारे लड़के देखे, पढ़े लिखे अनपढ़, लेकिन किसी के साथ बात नहीं बनी। एक मिनट, ये अनपढ़ तो चलो समझे वाली बात है, लेकिन पढ़े लिखे लड़कों को क्यों मना किया? जेठालाल पढ़ा लिखा होगा तो दिन भर मुझे पढ़ाता रहेगा। और तुम्हें पढ़ना अच्छा नहीं लगता? बचपन से। मतलब प्रॉब्लम तुझ में ही है भाई। तो इसलिए अब तू बता कि तुझे कैसा लड़का पसंद है? मुझे हाँ। मुझे ना पोपटलाल जैसा लड़का चाहिए। अच्छा लड़का। लेकिन ये पोपटलाल की उम्र थोड़ी ज्यादा नहीं है बहन? हाइटेड अब हमारे बीच आ रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति जिनकी सोच बहुत ही अनोखी, बहुत ही अलबेली है। प्लीज वेलकम मिस्टर बाघा ऑन स्टेज। आता कळलं ना? हा बघा, आप बघा नहीं, आप आगा। बघा आता। अब पता चला आप लोग भी जब साइलेंट जोन में हॉर्न मारते हो तो बाकी लोगों को कितनी तकलीफ होती होगी। इसके बारे में कभी सोचा है आपने? नमस्ते मंडळी। नमस्ते नमस्ते। मी बाघा आहे। ओहो, ले माहीतच नव्हता ले। मी ट्रॅफिक हवालदार आहे। मैं बारिश में, गर्मी में, ठंडी में रास्ते पर खड़ा रहकर लोगों को सही राह दिखाता हूँ। यही मेरा कर्म है और यही मेरा धर्म है। और मेरा तो अनुभव यही कहता है कि अगर जिंदगी की ड्राइविंग हम सही डिसिप्लिन के साथ करें तो कभी भी किसी का भी एक्सीडेंट नहीं होगा। क्या बात है, वाह वाह, सही बात। इसीलिए मेरी आप सबसे विनती है कि ड्राइविंग एकदम संभाल के करो, क्योंकि क्या है सॉरी सर, आप बीच में खड़े हो, आप जरा साइड हो ना, मैं गाड़ी कैसे चलाऊं? इकडे ये। क्या हुआ? काय उम्र किती तुझी? उम्र क्या है तुम्हारी? 17 साल। अंडर एज होके गाड़ी चलाते हो तुम? ये लो ना साहब, 100 रुपया। आप भी खुश, मैं भी खुश। और देश ना खुश। ये टोपी देखी है? इसका सिर्फ कलर वाइट नहीं है। आप जैसे लोग ही करप्शन चालू करते हो और फिर बदनाम हमें होना पड़ता है। अरे तुम तो देश का भविष्य हो। अगर तुम ही रिश्वत दोगे तो देश की तरक्की कैसे होगी? सुना टप्पू, सुना? हाँ पापा। बहुत दिया भ्रष्टाचार को ग्रीन सिग्नल, अब उसे रेड सिग्नल दिखाने का वक्त आ गया है। समझ गए? जी सर, आई एम सॉरी। अब जाओ। सर वो मेरे 100 रुपए। अरे हाँ ले भाई।
वैसे बाघा की बात सच है, बेचारा ट्रैफिक हवलदार लोग सुबह से रात तक रास्ते के बीचों बीच खड़े रहते हैं। गर्मी हो, ठंडी हो, बारिश हो, और गाड़ी का सब धुआं उनके अंदर जाता है, लेकिन किसी को परवाह ही नहीं है उनकी। है लोग समझते नहीं है कैसी सबकी सोच। अगला नंबर किसका है? एक मिनट लिस्ट देख के बताता हूँ। अरे आप लोगों ने भी बादल गरजने की आवाज सुनी? लगता है बहुत तेज बारिश होने वाली है। ओ कम ऑन रीटा, यहाँ कैसे बारिश हो सकती है? हम लोग तो क्लब हाउस में बैठे हैं। अरे कोमल भाभी, एक बादल इसी तरफ आ रहा है और उसे कोई नहीं रोक पाएगा। लो, बादलों से बचकर तो क्लब हाउस में और यहाँ भी बादल आ गया। उच्च विचार है नहीं बबीता जी के? कैसे? बादल हमेशा ऊंचाई पे रहते हैं ना, इसलिए। कोई सरहद, कोई सीमा नहीं रोक सकती मुझे। जहां पवन ले जाए मैं वहां चला जाता हूँ। गांव में, शहरों में। और आपको पता है, गांव में किसान बीज बोने के बाद मेरा बेसब्री से इंतजार करते हैं, और जब मैं बरसता हूँ तो वो खुशी से झूम उठते हैं। अरे बबीता, अरे बादल है वो भाई। हाँ हाँ, बादल सिर्फ गांव में ही नहीं, जब तुम शहरों में भी बरसते हो ना, तो लोग खुशी से झूम उठते हैं। हाँ, लेकिन वो तो सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए। उसके बाद जब जगह जगह पानी भर जाता है तो आप ही लोग मुझे दोष देते हो कि मैं बिना सोचे समझे कहीं पे भी बरस जाता हूँ। शहर में इतने बरसने की क्या जरूरत है? जाओ वहां जाके बरसो जहां जरूरत है। नदियों में, तालाब में, वहां पे तो बरसते हो नहीं, और यहाँ पे बरस बरस के हमारा जनजीवन ठप कर देते हो। लेकिन आप ही बताओ, क्या आपका जनजीवन मेरी वजह से ठप होता है? नहीं, इसके जिम्मेदार आप खुद हैं। अगर आप अपने शहर में गंदगी नहीं करोगे, यहाँ वहाँ कचरा नहीं फेंकोगे, नाले साफ रखोगे, तो पानी भरने का सवाल ही नहीं उठेगा। हाँ, बराबर है। अरे अरे, देखो हवा का झोंका आ रहा है। अब मुझे जाना पड़ेगा। बाय। अरे रोको, हवा का झोंका रोको। अरे पंखा चालू किया क्या किसी ने? दोस्तों, अब हमारे बीच आ रहे हैं एक व्यापारी बड़ा, जिनका दिल भी है बहुत बड़ा। प्लीज वेलकम ऑन स्टेज मिस्टर जेठालाल गड़ा। दया, तू बीच में क्यों आती है? शांति से बैठने पर उसकी साड़ी पैर में बार बार आ रही है। बाबू सॉरी सॉरी सॉरी। जम के करना है। हाँ हाँ। जम के करे ना करे, थम के करना। बार बार गिर रहा है भाई। दोस्तों, आटे में नमक का, फूलों में महक का, जीवन में सगाई का और व्यंजनों में मिठाई का बड़ा ही महत्व है। ठीक वैसे ही हास्य के साथ विचारों का बड़ा महत्व है। अब हमारे इस गोकुल धाम के फैंसी ड्रेस शो में हमारे सभी साथी हास्य के साथ एक अनूठा विचार लेके भी आ रहे हैं। अब मेरे परम मित्र जेठालाल बन के आए हैं जलेबी।
जलेबा जलेबी बन के आए हैं और जलेबी की तरह रस भरी बातों में आपको बांध देंगे और आप भी जलेबी की तरह गोल गोल हास्य के चक्कर में ऐसे बन जाएंगे कि बस ठाके ही ठाके देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा मेरे साथ। मैं हूँ जलेबी, स्वादिष्ट जलेबी, मिठास से भरपूर जलेबी। चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी मिठास कभी नहीं छोड़ता। जेठालाल छोड़ता नहीं, छोड़ती। जलेबी स्त्रीलिंग है ना, इसलिए छोड़ती। अरे मेहता साहब, छोटी छोटी जलेबी मिठास छोड़ती है, मैं एक बड़ा जलेबा हूं तो जलेबा छोड़ता है। सही बात है। अब देखिए प्लीज व्याकरण पे मत जाइए, बात की गहराई को समझिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे खाने वाले का स्वभाव चाहे कैसा भी हो, तीखा, चिड़चिड़ा, गुस्सेदार, लेकिन मैं अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ता। मैं हर किसी को मिठास बांटता फिरता हूँ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मेरी तरह अगर आप लोग भी मिठास बांटोगे तो आपका जीवन भी मिठास से भरपूर बन जाएगा। ओहो, बस संत जलेबानंद। अंकल अंकल कंट्रोल नहीं हो रहा है, इसमें से बड़ा पीस दो ना प्लीज अंकल प्लीज। कहाँ से तोड़ू? गोळ्या गेला खायला। अरे वो नकली है रे। आती भाई क्या है, क्या मचा गया भाई? अरे जेठा भाई बड़ा पीस नहीं तो छोटा पीस दे दीजिए। क्या हुआ, जलेबी ने मिठास छोड़ दी? अरे भाई ऐसा फालतूगिरी कोई करेगा तो किसी को भी गुस्सा आ जाएगा, जलेबी को भी गुस्सा आ जाएगा। जलेबी नहीं जेठालाल, जलेबा। अरे जलेबी जलेबा छोड़ता छोड़ती सबका गुस्सा आ जाता है। बेटा अब अभी प्रोग्राम चालू है ना बेटा, इधर बाद में मैं सबके लिए गर्मा गर्म जलेबी मंगाता हूँ। बैठ जा, तेरे लिए अलग से 1 किलो मंगाऊंगा। बैठ जा, अभी मस्ती नहीं है बेटा प्लीज। जेठा भाई मेरे लिए भी 1 किलो। हाँ। तो दोस्तों जाते जाते मेहता सबको प्रेरणा स्तोत्र मानकर 1-2 लाइन सुनाना चाहता हूँ। जरा तराजू चाहूंगा। अरे जेठालाल, तराजू नहीं, तवज्जो तवज्जो। हाँ वो जलेबी के साथ तराजू जाता ना, इसलिए तराजू बोला। आप सुनिए ना भाई, आप सुनिए, बात सुनिए। तो पेश करता हूँ। हाँ इरशाद इरशाद। कहत जेठालाल सुनो भाई लोगो, कहत जेठालाल सुनो भाई लोगो, बात कहूँ मैं खरी, रसगुल्ला है रस भरा और जलेबी भी रस भरी। रसगुल्ला है रस भरा और जलेबी भी रस भरी। वाह 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 वाह। यार रसगुल्ला बीच में किधर से आया? ये ना समझो कि जलेबी गुजरात की और रसगुल्ला बंगाल की मिठाई है। ये ना समझो कि जलेबी गुजरात की और रसगुल्ला बंगाल की मिठाई है। अरे ये तो 2 प्रदेशों के बीच प्रेम की सगाई है। और अभी अंत में जरा खास तराजू चाहूंगा। और रसगुल्ला और जलेबी दोनों लाजवाब मिठाई है। हाँ, रसगुल्ला और जलेबी दोनों लाजवाब मिठाई है। इन्हें खाते ही लोग कहते हैं क्या बात है, 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 क्या बात है। और इन दोनों के सामने इडली डोसा की क्या औकात है? जेठालाल, इडली डोसा की क्या औकात है मतलब? क्या बोलना चाहते हो? क्या मतलब है?
बात सुनो यार, देखो जेठालाल ये फैंसी ड्रेस चल रहा है भाई, ये हास्य व्यंग है। मैं तो व्यंग में जंग हो जाएंगे। गाय को रंग में भंग डाल दो भाई। देखो ये तो मिठाई और नमकीन का कंपैरिजन है, तुलना कर रहा है वो। अब कोई इडली डोसा जरूरी नहीं है, कचौरी कर देते। क्यों कचौरी? कचौरी हाँ, कचौरी की क्या औकात है? कचौरी की क्या औकात है? ठीक है ना? नहीं बोलने अरे अय्यर भाई क्या कर रहे हो भाई? आप पढ़े लिखे साइंटिस्ट होकर ऐसी बातें कर रहे हो? शांति रखो। कचौरी कचौरी हो गया अभी, ठीक है? अब हमारे बीच आ रहे हैं वो व्यक्ति जो गोकुल धाम सोसाइटी के हर छोटे बड़े काम में सबसे आगे रहते हैं। प्लीज वेलकम अब्दुल भाई। अरे पर अब्दुल है कहाँ? मुझे नहीं पता। अरे भाई वो अब्दुल बोल रहा था कि उसकी ना वो स्पेशल आइटम है तो जरा तैयार होने गया है वो। अच्छा तो सभी के तो टाइम लगेगा। इंसानो, तुम लोग अपने पूर्वजों पे क्यों हंसते हो? हैं? पहले तुम लोग बंदर ही थे ना? ओए अब्दुल की बात एकदम परफेक्ट है जी। हम सबके पूर्वज पहले बंदर ही तो होते थे। एक मिनट बंदर भाई, एक सवाल मुझे पूछना है। पूछो। जैसा आप कहते हैं पहले के जो बंदर थे वे इंसान बन गए, हाँ, तो अभी के जो बंदर है वो कभी इंसान बनेंगे? साइंटिस्ट। अच्छा अय्यर भाई का मालूम होगा। हाँ वो साइंटिस्ट है भाई। बोले बोले अय्यर भाई। ये कभी बनेगा मैं बताऊँ आप बताओ कि चार्ल्स डार्विन का क्या है? जाना था मैं तुमको बाद में बोलेगा। अरे आज का इंसान हम बंदरों से कोई कम है क्या? हैं? अरे बंदर की तो फितरत होती है गुलाटी मारने की, लेकिन इंसान कभी भी किसी भी वक्त कहीं भी गुलाटी मार लेता है अपनी बातों से। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे अब्दुल। अरे मदारी तो पैसों के लिए हमें नचाता है, लेकिन इंसान तो खुद पैसों के लिए नाचते रहता है। करेक्ट। अरे आज का इंसान बंदर ही तो है। हजारों साल में सिर्फ एक ही चीज का फर्क आया है, पूंछ का। बिल्कुल सही कहा अब्दुल तूने। अरे आज के इंसान तो बंदर से भी गए गुजरे। अरे आप लोग कहते हैं ना कि बंदर नकल करता है, अरे बंदर क्या है, इंसान भी नकल करते हैं। देखा देखा कैसे आप लोग मेरी नकल कर रहे हैं? अरे नकल करने में तो इंसान अव्वल नंबर है। मेरी आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है कि आप सब लोग बंदर से इंसान बन जाओ। तो दोस्तों अब हमारे बीच आ रहे हैं गोकुल धाम सोसाइटी के फायर ब्रिगेड, जो पेशे से एक लेखक हैं। प्लीज वेलकम ऑन स्टेज मिस्टर तारक मेहता।
चलिए मैं अपने बारे में कुछ जानकारी देता हूं ताकि आप मुझे पहचान सकें। बता रहे मेरी जन्मभूमि बंगाल। 7 मई 1861 को मेरा जन्म। मैंने कविताएं लिखी, नाटक लिखे, संगीत की रचनाएं, उपन्यास लिखे। मेरी कुछ कृतियां मानसिक, चित्र, सोनार का। मेरी धर्मपत्नी का नाम था मृणाल। अब भी नहीं पहचाना? चलिए एक जानकारी और देते हैं। मेरी एक सुप्रसिद्ध कृति, मेरी कविताओं का संग्रह, जिसका नाम है गीतांजलि। और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे साहित्य के क्षेत्र में काम करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। कविगुरु रविंद्रनाथ ठाकुर, जिन्हें आप सब लोग रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से जानते हैं। क्या बात है बबीता जी, वाह, खूब पहचाना आपने। मेहता साहब, आज मैं बहुत खुश हूँ जब रविंद्रनाथ जी बनकर आए हो, वो भी उनके जन्म के 150वें वर्ष में। मैंने उनकी गीतांजलि बहुत बार पढ़ी है। हेलो। और हमारा राष्ट्रगान जन गण मन भी उन्होंने तो लिखा है। बिल्कुल, बरोबर है। शाबाश टप्पू। ये मेरा सौभाग्य है और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप सब लोगों को मेरे बारे में, साहित्य के बारे में, शांति निकेतन के बारे में इतनी जानकारी। ज्ञान, शिक्षा और कला को बढ़ावा देने के लिए ही मैंने शांति निकेतन की स्थापना की थी। मेरा यह मानना है कि कला और शिक्षा का विकास खुले वातावरण में होना चाहिए। उस पर किसी का भी नियंत्रण नहीं होना चाहिए और यही मूल मंत्र था शांति निकेतन का। सही बात है। देखिए ना, हम लोग भी इस मुक्त वातावरण में कला का कितना आनंद उठा रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा चिकित्सक महोदय। जीवन में कला का बड़ा महत्व है। कला असल में हमें जीवन जीने का तरीका सिखाती है, या यूं कहूं कि सही माने में जीवन के अर्थ हमें तभी पता चलते हैं जब हम कला के समीप आते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि जीवन में आप व्यवसाय को, पढ़ाई को, उन तमाम चीजों को स्थान दें जो जीवन के लिए जरूरी है, लेकिन कला को भी उचित स्थान दें। फिर देखिए जीवन कितना खूबसूरत होता है। वाह वाह मेहता साहब, वाह वाह। धन्यवाद आप सभी को, धन्यवाद आपका भी। देशभक्ति का जज्बा बढ़ाने अब हमारे बीच आ रही है वो सेना जिनके शोरगुल से गोकुल धाम सोसाइटी में खुशियां बनी रहती है। प्लीज वेलकम ऑन स्टेज टप्पू सेना। यानी नौसेना। हम भारत के समुद्र सीमा की रक्षा करते हैं। मैं हूँ इंडियन आर्मी। मैं भारत की रक्षा करने वाला सिपाही हूँ। मैं हूँ इंडियन एयरफोर्स यानी वायुसेना। हम दुश्मनों के ठिकाने ढूंढकर उन पर आग बरसाते हैं। मैं हूँ ब्लैक कैट कमांडो।
ऑपरेशन कितना भी मुश्किल हो, हम लोग कुछ ही समय में दुश्मनों को मात दे सकते हैं। हम जवान हर दिन हर पल भारत माता की रक्षा करते हैं। वाह वाह टप्पू सेठ, वाह क्या बात है। अरे बच्चों में क्या देशभक्ति का जज्बा है। और जब तक ऐसे जवान मेरी रक्षा कर रहे हैं तब तक मुझे किसी भी दुश्मन से खतरा नहीं है। शाबाश सोनू, क्या बात है। वंदे मातरम, वंदे मातरम। बादशाह सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। केड़ा पिंड? जी तुहाड़ा पिंड ते मेरा पिंड मुंबई जी। मुंबई? असली में मुंबई कितने? गोरेगांव। गोरेगांव? असली में गोरेगांव? और गोरेगांव ईस्ट या वेस्ट? इंडिया इज द बेस्ट। मेरा मतलब है ईस्ट जी, ईस्ट। ईस्ट कितने यार? पाउडर गली है ना जी, उत्थे। पाउडर गली हो यार, पाउडर गली। और पाउडर गली कितने? गोकुल धाम सोसाइटी हैगी उत्थे। ओए तुसी पाउडर गली च साडे गोकुल धाम में सानू पता ही नहीं होए कितने? ए विंग फर्स्ट फ्लोर। प्रो कमाल करता है यार तू। हमारी सोसाइटी में फर्स्ट फ्लोर में एक सरदार जी रहने आ गए और तूने मुझे खबर भी नहीं की। और मेहमानों का कुछ स्वागत करना होता है कि नहीं? आप अगर करनी होती है कि नहीं? एक मेल सेक्रेटरी साहब कमाल करते हो। ओ बादशाह, और सानू भी सेवा का मौका दो, हमारे भी घर आओ। असि तो रोज आते हैंगे। ओ कब? जब तुसी गैराज जाते हो असि तो आखा दिन तुहाडे घर ही पड़े रहंदे हैं। सरदार जी मैं समझा दो, वो क्या है ना, तुहाडी वोटी है ना रोशन, वो बड़ी खूबसूरत, बड़ी चंगी, बड़ी सोहनी कुड़ी है जी। वो तो है जी। एक बच्चे की माँ है, लगती ही नहीं है। थैंक यू जी। वो क्या है ना, मेरा ना उस पर दिल आ गया है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। पाजी नो कॉम्प्रोमाइज। हाँ, गोगी तो शादी के बाद मेरे साथ ही रहेगा। पापा मुझे छोड़ के मत जाओ पापा, पापा प्लीज। ये अच्छा जिबे लगा है हार, काय बोलतो है यहाँ? प्लीज पापा। ओए पुत्र, तेरे को तो मैं छाट कर ही जाऊंगा, पहले सरदार जी को तो नहीं पकड़ लो। और मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। छोटी कानून का अपने हाथ में मत लो भाई। मारो मारो मारो। हाँ पुत्र। ए रोशन तू करे छे, ये लो ठीक है छे। और रोशन तू चुप कर यार। मम्मी, डैडी। और ये तो रोशन है, अपनी रोशन। रोशन भाभी, इसे कहते हैं असरदार परफॉर्मेंस। थैंक यू जी, थैंक यू। असरदार। दोस्तों, आप हमारे साथ मना रहे हैं गणेशोत्सव का मनमोहक, मजेदार, मनोरंजक कार्यक्रम। दोस्तों, जब कोई शाही खजाना खुलता है तो उसमें से निकलते हैं हीरे, मोती, माणिक, मोहरे। लेकिन अब बारी है इस खजाने से एक मुकुट के निकलने की। खजाना ये फैंसी ड्रेस शो और हमारे मुकुट हैं हमारे चंपक चाचा। अब देखते हैं वो क्या बनते हैं और उनका विचार क्या है। और साथ में अभी गणेश विसर्जन बाकी है, तो हमारे साथ आइए, मनाइए, गणेश विसर्जन में हिस्सा लीजिए और कहिए गणपति बप्पा मोरया, पुरचा वर्षीय लौकुरिया। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.